बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। ऐसा लगता है कि हुकूमत एक तरफ बड़े आराम से पुरएतमाद अंदाज से मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन आपस में गुत्थम गुत्था हो गई है। पीडीएम का जो हाल हुआ है वो अब हम सबके सामने है। सेनेट के अंदर ऑपोजिशन लीडर के हवाले से इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी चल रही है वो हम सबके सामने है। आज भी यही कुछ हुआ। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बड़ी सख्त तनकीद की। अगरचे के लहजा नरम था लेकिन अल्फाज इंतहाई सख्त थे। उसका जवाब फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने दिया, लेकिन उस अंदाज में नहीं दिया, क्योंकि वो बारहा अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते रहे कि वो पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और वो जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन दबे अल्फाज में उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की। उनका लहजा भी नरम था लेकिन अल्फाज इंतहाई सख्त थे। तो ऐसा लगता है कि अब आने वाले दिनों में पीडीएम में से शायद पीपल्स पार्टी चली जाए या पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर रहे। अगरचे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम पीडीएम का पहले भी हिस्सा थे और अब भी हिस्सा हैं, लेकिन सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के मामले पे जो कुछ हुआ है इन जमातों में, वो यकीनी तौर पर एक हैरानकुन बात है। अगरचे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें चूंकि सेनेट के अंदर अक्सरियत हासिल थी तो हमें यह हक हासिल था कि ऑपोजिशन लीडर हमारा था, लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे यह बात हुई थी कि चेयरमैन के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब होंगे, डिप्टी चेयरमैन के लिए जेयूआई के मौलाना गफूर हैदरी होंगे, लेकिन जो ऑपोजिशन लीडर होगा वो मुस्लिम लीग नून से होगा। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो हिमायत है यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से, उस पर भी मुस्लिम लीग नून काफ़ी तनकीद कर रही है। ये मामलात अब आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम में क्या किरदार होगा और क्या आने वाले दिनों में हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो पाएगा, ये भी एक अहम तरीन सवाल है। लेकिन आज हुकूमत की तरफ से वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट उन्होंने एक शेर की शक्ल में किया है और उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज के जो जमहूरियत और उसूलों के ताज़ा भाषण हैं उस पर उन्होंने ये शेर कहा और शेर कहा कि सितम सिखलाएगा रस्म वफा ऐसे नहीं होता, सनम दिखलाएंगे राह खुदा ऐसे नहीं होता। तो ये तो शिबली फराज ने जवाब दिया, लेकिन आज एक बार फिर हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी गई है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने अगरचे कि बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की दो बड़ी कौमी जमातें हैं, उन्हें अब अपना हिस्सा डालना चाहिए मुल्की मफाद के लिए, अवामी मफाद के लिए। फवाद चौधरी कहते हैं कि अब इस्तीफों की सियासत नहीं है, इस्लाहात की सियासत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को एक बार फिर हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं। फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, पहले आपको वो दिखा दें कि हम हुकूमत जो है वो तमाम जमातों के साथ अलहदा रब्ता करेगी, क्योंकि पीडीएम तो हमारी नज़र में ख़त्म हो चुका है। ज़ाहिर है अब इसके बाद हम क्या उनसे कोई तवक्को कर सकते हैं, लिहाजा तमाम जमातों से हम अलहदा रब्ता करेंगे। अब इस्तीफ़ों की सियासत ख़त्म हो चुकी है और इस्लाहात की सियासत शुरू हुई है। मेरी नज़र में हमने काफ़ी देर 2-2.5 साल इस्तीफ़ा खेल लिया है, अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उस वक्त हम दोबारा ये एफर्ट ये कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि देखिए जी बाकी लोग तो बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बात नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म ने आपको ख़त लिखा है स्पीकर साहब को और स्पीकर साहब ने वज़ीर आज़म साहब के कहने के ऊपर इस्लाहात का प्रोसेस जो है वो दोबारा शुरू किया है। स्पीकर साहब सोमवार को वापस आ रहे हैं, इस वक्त वो टर्की में है एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में। सोमवार से हम दोबारा सियासी जमातों से रब्ता शुरू करेंगे और PMLN से अलहदा रब्ता करेंगे, पीपल्स पार्टी से अलहदा रब्ता करेंगे और हम चाहते हैं कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक्ट हमने पार्लियामेंट में पेश कर दिया है, देखिए हमने अपनी इस्लाहात पार्लियामान के अंदर रख दी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख दी है। अगर अपोजिशन ने उसमें तरमीम चाहती है, अपोजिशन उसको बदलना चाहती है, वो पार्लियामेंट के अंदर आए और अपनी तजवीज़ दे, उसको तब्दील कर लेते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म से शुरू करते हैं। हर दफ़ा झगड़ा होता है कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, तो फिर आखिर हम बैठेंगे तो चलेंगे ना आगे।
आखिर हम बैठेंगे तो आगे चलेंगे। ये थे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी। इन मामलात पे भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त जो मुल्क में कोरोना की जो सूरत हाल है वो भी तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। केसेस सामने आ रहे हैं, उससे कैजुअल्टीज़ भी हो रही हैं। NCOC ने और असद उमर साहब ने दोबारा कहा है कि SOPs की खिलाफ वर्जी ना किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए और एहतियाती तदाबीर का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए। तो इसमें जो हमारी सियासी जो किरदार है, जो सियासी शख्सियात हैं, उनका किरदार क्या होना चाहिए, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ऑन अब्बास बपी। सेनेटर साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अखुनज़ादा चटान। चटान साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। और सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार जनाब राना ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। सेनेटर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। ऑन अब्बास साहब, आप समझते हैं कि हम तो सियासी मामलात में तो एक दूसरे पे तनकीद भी कर रहे हैं और हल्ला गुल्ला भी जारी है, लेकिन तवज्जो देनी है हमें इस तरफ जो NCOC की तरफ से हिदायत जारी हो रही हैं। इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है वो बहुत बढ़ चुकी है। इसमें हमारी जो सियासी लीडरशिप है उसका क्या किरदार होना चाहिए? थैंक यू सो मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल मेरे ख्याल में आज कौम को ना थोड़ा सोचना पड़ेगा, और इस वक्त हमारे लिए लम्हा फिक्रियत भी है कि एक तरफ इकोनॉमिक इश्यूज हैं और दूसरी तरफ कोरोना है। गवर्नमेंट के लिए सर बड़ी डिफिकल्ट चॉइसेस हैं। आवाम को ये कहना कि वो कारोबार बंद करें सैटरडे और फ्राइडे सैटरडेज को, या 6 बजे दुकानें बंद करना, ये इतना आसान नहीं जितना लोगों को नजर आ रहा था। और इस पूरी अमल के पीछे ये जो इंस्ट्रक्शन पास की जाती हैं, एक बड़ा फिक्री एक अमल होता है। काफी टीम्स बैठती हैं, वो डिस्कस करती हैं इकोनॉमिक इश्यूज को, और करने के बाद ये पॉइंट्स लेके आती हैं कि आप जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा स्लो डाउन करें। हम साथ क्या ये भी समझ रहे होते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है, इसके रेपरकशन या इसके जो असरात हैं वो गरीब आदमी पे क्या पड़ेंगे। तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है इस तरह के डिसीजन लेना और उनको इम्प्लीमेंट कराना। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये प्रायोरिटीज में शामिल है, आपको जब याद होगा जब पिछले साल मार्च में कोविड आया था तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग जो हमारी डिफरेंट सूबों में जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने पे प्रेशर डाला कि आप लॉकडाउन करें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टैंड लिया था कि मैं अभी शटडाउन में नहीं जाऊंगा, हमें स्लो एंड स्टेडीली इस चीज को एक हाइब्रिड मॉडल में जाना है। तो आज भी शायद उसी एक हाइब्रिड मॉडल की जरूरत है कि हमें जरा थोड़ा SOP फॉलो करने की जरूरत है। यकीन जानिए ये मुल्क जो है ना और इकोनॉमिक हंचबैक्स का शिकार नहीं हो सकता। एंड आई एम श्योर कि आज NCOC की जो मीटिंग है, असद उमर साहब ने वज़ीर आला जो उसमें पंजाब के वजीर भी आए थे, उसमें खेती के वज़ीर आला में नकाश, उसमें सिंध के वज़ीर भी आते, और बलूचिस्तान की तो खैर अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से ना आ सके, तो काश ये आते तो मिलजुल के एक स्ट्रैटेजी बना सके ताकि हमने मुल्क और कौम को जिस तरफ लेके चलना है इसको पॉलिटिकल अपनी जो हमारी एक डिवीजन है उसका शिकार नहीं करते। लेट्स गेट टुगेदर, आज अपने इस कौम के लिए इकट्ठे होते हैं और एक ऐसी राह वो मुतय्यन करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम कोरोना से बच सकें और जो इकोनॉमिक हमारा जो प्रेशर आने वाला है उसमें सीधे इस कौम को निकाल सके। तो आई एम श्योर आज कौम को थोड़ा समझने की जरूरत भी है। सर चटान साहब, क्या सियासी जो इस वक्त धक्कम पेल जारी है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर जाते इन मामलात को, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी जमात की भी सिंध के अंदर हुकूमत है और आपने भी एक किरदार अदा किया है पहली और दूसरी लहर में। सिंध के अंदर भी मुराद अली शाह साहब काम करते रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा सियासी उलझाव में चले जाते हैं और ये असल जो मामलात हैं ये हमसे रह जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने देख लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो जलसा था TND में, जिसके लिए हमने तमाम डिवीजन के यानी हर सूबे की सदूर ने तमाम डिवीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट के दौरे किए थे, और कुछ डिस्ट्रिक्ट और कुछ डिवीजन के दौरे रहते थे जो हमने सोचा था कि 2 तारीख तक मुकम्मल हो जाएंगे और हमारी मुकम्मल तैयारी थी। लेकिन कोरोना की वजह से हमने ये जलसा कैंसिल किया। लेकिन अगर हुकूमत के ये हालात हो कि कोरोना के बावजूद वज़ीर आज़म मीटिंग बुलाए, अगर जिस तरह की सेदू शरीफ में कल आपने देख लिया कि वहाँ पे कितना जलसा हुआ और किसी का नामो निशान नहीं था। कल रात को गवर्नर हाउस में डिनर था MNAs और सेनेटर्स के लिए, इसमें इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा था। इसके अलावा हमारे एक पख्तूनख्वा के मिनिस्टर की शादी थी 6 दिन पिशावर में और 6 दिन फिर बाजोड़ में, और इसमें कोरोना SOPs का कोई नामो निशान नहीं था। तो इसमें लोग तो कैसे यकीन करेंगे कि कोरोना है और कोरोना से एहतियात करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर कोरोना है तो हुकूमत को चाहिए कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाए और मेडिसिन मंगवाए। ये तो चाइना खाने खैरात में जो 5 लाख
वैक्सीन मिले हैं। इसके अलावा तो हमने ये नहीं सुना कि हुकूमत ने कोई $2 की भी मंगवाई है। मंगवाई तो क्या क्या, अब ऊपर में अवाम पे ये जुल्म हो रहा है कि दुनिया में ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, दुनिया में गरीब मुल्क भी है, सरमाएदार मुल्क भी है, दरमिया तरक्की पजीर, हर तरह के मुल्क है, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क में प्राइवेट सेक्टर नहीं है वैक्सीन का। यहाँ पे इधर भी अपनी माफिया को जो है नवाज रही है और अपने जो मुशरिकात है शाहबाज जंग साहब और इन लोगों को टेका दिया है कि आप लोग इसमें खूब कमाए, जो कि इंसानी हुकूक ने हुकूमत को लिख दिया कि भाई आप लोग क्या जुल्म कर रहे हैं अपने अवाम के साथ, ये वैक्सीन बेच रहे हैं और बेच के तो क्या कि ट्रबल और छोटी कीमत पे बेच रहे हैं। और यूरोपीय यूनियन ने हमारे मुल्क को लिख दिया कि ये जुल्म अपने अवाम के साथ नहीं करे। तो बहरहाल अगर हुकूमत का ये रवैया हो तो हम जितनी भी कोशिशें करें, मीडिया करे, सियासतदान करे, अपोजिशन करे, लेकिन अगर हुकूमत इस चीज के लिए सीरियस नहीं हो तो कोविड के जो नुकसान है जिस्मानी। राना साहब, सियासी लीडरशिप को हमें ये एक मिसाल होती है कि आपकी जो क़यादत होती है, चाहे उसका ताल्लुक हुकूमत से हो, अपोजिशन से हो, अगर वो इन मामलात को और इन तदाबीर को और इन एहतियाती मामलात को फॉलो कर रही है तो फिर अवाम भी उसको फॉलो करते हैं। हमें मेरे ख्याल में इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट नज़र रखनी होगी। जी जावेद साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। मसला ये है, आपने जिस बात की निशानदही की, ये बहुत संजीदा मसला है। कोरोना जो है ये कोई मजाक नहीं है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने इरशाद फरमा दिया था, ये कोई मजाक नहीं है। मसला ये है कि हुकूमत ने पिछले 1 साल के दौरान, मैं समझता हूँ कि कोरोना से बचाव के लिए बड़े मौसर इक़दाम किए। इस वक्त जो तीसरी लहर है, इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि खा उनका ताल्लुक़ सियासत से हो या सहाफ़त से हो या वकालत से हो, किसी भी शोबे से हो, सबको चाहिए कि वो SOPs पर अमल करे। और मैं समझता हूँ कि इस मौके पर मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं कभी भी पीपल्स पार्टी का हामी नहीं रहा, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने जो भुट्टो साहब की बरसी की तकरीबात मनसूख करने का ऐलान किया, हाँ, ये बहुत खुश आइंद है। और बाकी सियासतदानों को भी इस तरह की बातों की पैरवी करनी चाहिए। बात यह है कि इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि वैक्सीनेशन पर तवज्जो दी जाए और हुकूमत को अपने तौर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन इंपोर्ट करने पर तवज्जो देनी चाहिए। और देखें, ये जो हमारे दोस्त प्राइवेट सेक्टर की मुखालफत कर रहे हैं, उनकी खिदमत में मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम प्राइवेट सेक्टर को कोरोना टेस्ट की इजाज़त तो दे चुके हैं। 6,500-7 हज़ार रुपये में कोरोना का टेस्ट तो होता है, और अगर कोई लोग अफोर्ड कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में लोग इंपोर्ट करते हैं तो हुकूमत को उसकी भी इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि 22-23 करोड़ का मुल्क है। ये अकेले हुकूमत जो है वो कम अज़ कम अगले 4-6 माह में तो ये मुमकिन नहीं है कि पूरी आबादी की वैक्सीनेशन हो जाए। तो इसलिए हमें इस मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जो भी इक़दामात हों, वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर को भी जाहिर है कि कोई ये नहीं कि किसी को लूट मार की इजाज़त हो, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान की प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ को ये इजाज़त दी कि वो कोरोना टेस्ट कर सकते हैं, एक तरफ गवर्नमेंट फ्री में कोरोना टेस्ट कर रही है, दूसरी तरफ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो उन प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों से अपना टेस्ट करवा रहे हैं, तो इसी तरीके से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने प्राइवेटली वैक्सीन लगा लेंगे। इससे फ़ायदा तो आम आदमी को होगा, गरीब आदमी को होगा कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी वैक्सीनेशन कर सकेगी। ठीक है, अब आपका कहने का मकसद ये है कि जो अफोर्ड कर सकता है तो यकीनी तौर पर वो फिर प्राइवेट सेक्टर में जाके वैक्सीनेशन करवाएंगे। ठहरे, मैं चट्टान साहब ज़रा आगे हम बढ़ते हैं अब मामलात की तरफ। ओन अब्बास साहब, ये सेनेट का मामला तो अब इख्तिताम पजीर हुआ, यानी जो मामलात थे वो अब मुकम्मल हो गए। आज भी फवाद चौधरी साहब ने हुकूमत के इस अज़्म को दोहराया है कि मुज़ाकरात किए जाएं। ऑपोजिशन, आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि ऑपोजिशन आपके साथ बैठेगी? ऑपोजिशन से भी हम पूछेंगे, लेकिन आपकी हुकूमत में रहते हुए, बीइंग इन गवर्नमेंट, क्या तवक्कुआत हैं कि इसका जवाब आपको मिलेगा? क्योंकि इससे पहले भी शिबली फराज साहब और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से कोई मस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बात तो वही, जिस तरह मैंने शुरू की ना बात, कि हमें ये वक्त है कोविड पे इकट्ठे बैठने का। मेरे ख्याल आवाज आपको करिए तो
कोविड पे इकट्ठे बैठे, लेकिन चट्टान साहब ने जिस तरह जवाब दिया उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितनी पॉलिटिकल डिवीजन पूरे मुल्क में पाई जाती हैं। तो मुझे नहीं अंदाजा कि ये आने वाले दिनों में फवाद चौधरी साहब या शिबली फराज साहब या स्पीकर साहब की इन्विटेशन के ऊपर इनका कितना होगा, लेकिन जो ऑपोजिशन आपस में इस तरह नहीं चल सकी, जिनकी आपस में ऐसा इतनी ज्यादा यूनिटी, एक गैर फितरी इत्तेहाद करके जो अपने मंतकी जाम को कल पहुंच चुका, मुझे वैसे इनसे उम्मीदें तो कम ही है, बट लेट्स होप कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए उम्मीद तो कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये भुट्टो साहब की जो भर्ती के वाले से चट्टान साहब ने फरमाया कि इन्होंने 4 अप्रैल को कैंसिल कर दी, कोई इन पीपल्स पार्टी से या बाकी जमातों से पूछ सकता है कि पिछले 1 साल में कितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन्होंने की हैं? गुजरावाला से लेके लाड़काने से लेके सकरदू तक कितने जलसे लातादाद किए। उस वक्त इनको एसओपी याद नहीं आ रहे थे। जब इनको समझ लग गया कि पीडीएम खत्म हो चुकी है और इस पिंडी में इतने बंदे इकट्ठे करना शायद इनकी बस की बात ना हो, तो इन्होंने शब्द कॉल ऑफ कर दिया। आज से 3 दिन पुरानी बात है, कमर जमान कायरा साहब फरमा रहे थे कि तमाम पीपल्स पार्टी के जत्थे इकट्ठे होकर ठोकर न्याज बेग, मरियम नवाज शरीफ के साथ नैब की पेशी पे जाएंगे। उस वक्त इनको एसओपी याद नहीं आ रहे थे। आज ये सारे जो है ना प्रधान है कि इस वक्त हमने वो कैंसिल कर दिया, इनको पता है कि इस वक्त शायद पिंडी में इतने बंदे इकट्ठे करना इनके लिए इतने बस की बात नहीं। बट हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा था, हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में अब ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ बैठेंगी, आए लॉ रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मुल्क की भलाई के लिए फॉर गॉड सेक बस कर दें। हमने 3 साल गुजारनी है, 2 साल हम और भी गुजार जाएंगे। हमारे साथ आइए, इकट्ठे मिलकर बात करते हैं। 2 साल बाद अवाम का जो भी मैनिफेस्टो होगा, अवाम जिसके हक में मैंडेट देंगे हम उसको भी कबूल करेंगे, चाहे वो आपके हक में हो चाहे हमारे हक में हो। लेकिन इस वक्त कम से कम उस अवाम के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि आप देखिए जब ये पॉलिटिकल इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो फोकस ऑफ अटेंशन तब्दील हो जाता है। पिछले 1.5 माह में तमाम गवर्नमेंट का ऑब्वियसली फोकस मतवा नजर सेनेट के इलेक्शन थे। गिलानी साहब जीत रहे हैं, गिलानी साहब हार रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन जीत रहा है, वो हार रहा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मरीम नवाज शरीफ की नैब की तलबी कैंसिल हुई। अपोजिशन लीडर ने जो बनना था, जो असल ख्वाब था पीपल्स पार्टी का, जो प्लान था पीडीएम बनाने का, वो कामयाब हुआ। उन्होंने अपोजिशन लीडरी लेगी, पीडीएम खत्म हो चुकी है। अब वक्त है कि तमाम जाते वापस आ जाएं, हमारे साथ मिलकर बैठ के बात करें। सेनेट में लीगल यकीन जाने कि इस वक्त 9 कम से कम बिल ऐसे हैं जो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। यकसा तालीम जो हम करने जा रहे थे एग्जीक्यूट, वो सेनेट में पेंडिंग पड़े क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी कोई नहीं थी। अब हमारे पास मेजोरिटी है, आए हम पे उससे बात करें। सॉवरन किस्म की पार्लियामेंट है, आर्गूमेंट करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और फिर उस पर कानून साजी कर लेंगे अगर वो काबिल कबूल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन इस वक्त दिल बड़ा करने का टाइम है, इस वक्त पाकिस्तान का सोचने का टाइम है और अपने छोटे छोटे इशू से ना अब बाहर निकल की बात सोचने का टाइम है। सर चट्टान साहब, पीडीएम मौजूद है, रहेगी या बस धड़म तख्ता हो गया है इसका? क्योंकि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इक़दामात किए हैं इस पर तो नून लीग कह रही है कि अब मामलात बड़े गंभीर हो गए हैं और वो तो कह रहे हैं कि पीडीएम का इजलास बुला के आपसे इस तमाम मामलात पे वजाहत तलब की जाए। अगरचे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जमहूरी हक है, वो फैसला लेने में आज़ाद है, लेकिन आप जब पीडीएम का हिस्सा बने थे तो फिर तो वो कहते हैं कि आपको फिर पीडीएम की राय का ही एहतराम करना चाहिए था ना। आप तो चले गए, आप तो अपोजिशन लीडर भी बन गए, आपने वोट भी ले लिए और सपोर्ट भी आपको मिल गई, लेकिन ये पीडीएम का छोड़ के आप चले गए। देखिए, जहाँ तक पीडीएम का मसला है, मैं समझता हूँ कि आइंदा जो पीडीएम का इजलास होगा और सरबराह बैठेंगे तो हमारी या कोई तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमको दीवार से क्यों लगाया गया, जो हमारा नेरेटिव कामयाब हो रहा था, हमने ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीती, हुकूमत को शिकस्त हुई, हमने कौमी असम्बली में वहाँ से जहाँ से वज़ीर आज़म ने वोट लिया था वहाँ पे उनको शिकस्त हुई, सेनेट में तो एकदम ये कौन था जो हमारे दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि इसके फायदे ना हमारा दुखती रग है, इनसे हमें खतरा है कि 18वीं तरमीम खत्म हो सकता है, पार्लिमानी सिस्टम खत्म हो सकता है, गैर जमहूरी ताकत है अपने लोग टूथड़ मेजॉरिटी में ला सकते हैं। दूसरा हमारी दुखती रग जो था वो शहीद मुहतरम बेनज़ीर भुट्टो था कि सेनेट में पोजीशन लीडर कौन था जो इन्होंने ऐसे बंदे को सामने लाया जो हमारी शहीद मुहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के शहादत के जिन पे इल्जामात थे उन लोगों को जमानतें करवाई, उनको बरी करने की कोशिश की। तो हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात है, इनकी भी तहफ़्फ़ुज़ात है। जब सरबराहान बैठ जाएंगी, सीजन पॉलिटिशियन है, इंशाअल्लाह ताला कोई रास्ता निकल जाएगा। चौधरी साहब ने जो बात की, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है बहुत अच्छी बातें की है इन दोनों ने और इनसे यही तवक्को किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि इन लोगों के ऊपर एक गैर संजीदा बंदा बैठा हुआ है जो न सियासतदान है, न इसकी सियासत की कोई ताल्लुक है, न वो सलाहियत की बुनियाद पे आया है, उनको सेलेक्टेड करके इस कुर्सी पे बैठाया है।
आपको मैं माजी में नहीं जाना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने और बिलावल साहब ने कहा कि कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ है, इनका मजाक उड़ाया, हम नेब की तरमीम पे आ गए। फारूक इचनाइक का वो तरमीम आपको याद होगा जो हमने पेश किया था अपने गवर्नमेंट में, और नवाज शरीफ का नवाज शरीफ साहब इस पे तैयार नहीं था, इसने एनआरओ का नाम दिया। कोविड पे अपना स्पीच करके अपोजिशन के सुनने का हौसला नहीं था, चला गया। मैं अभी का कह रहा हूँ, एक दिन पहले उन्होंने स्पीकर को खत लिखा मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए, कानून साजी के लिए कि आप अपोजिशन के साथ बैठ जाए और इनके साथ बात करें। लेकिन कल सुबह वो मलकंड यूनिवर्सिटी गया, वहां पे फिर से अपना जो तस्करों का कहानी है जो अमेरिका में भी जाके वो सुनाते हैं, जो मुल्क के अंदर बाहर जहां भी बैठ जाते हैं उसको कहें कि कोई स्टोरी लिखे, तो वो तस्करों वाला स्कूल का जो है जो हमने जबान याद किया था वो चीज दोहराते। तो ऐसे गैर संजीदा इंसान के साथ कौन बैठ के मुज़ाकरात करेगा? जो बंदा आज बात करते हैं आज और सुबह उसको याद नहीं रहता है। इसके साथ हमने इस पीडीएम बनाने से पहले हमने बहुत कोशिश किया इस हुकूमत के साथ कि भाई आके बैठ जाए, आपने हमारे एहतिसाब करना है बिल्कुल करें, हम अदालतों में पेश होंगे, लेकिन इस मुल्क के जो मसाइल है कम अज कम एहतिसाब बिल पे, कम अज कम इलेक्शन पे, कम अज कम इस मुल्क की मईशत पे तो हमारे साथ बैठ के बात करें। अब हम जावेद साहब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये बंदा जो है, इसमें अच्छे बंदे हैं, आन चौधरी साहब जैसे, फवाद चौधरी साहब जैसे, वो तो अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन ये बंदा जिसका नाम सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान नियाज़ी, मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब है, ये इस काबिल नहीं है कि ये रुकावट राणा साहब कहाँ है? रुकावट राणा साहब कहाँ है? ये तो यही गिला करते हैं कि जी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं जाते, उस तरह से हो नहीं पाते, लेकिन असल में रुकावट कहाँ है? आपको लग रहा है कि ये अपोजिशन भी मुज़ाकरात में संजीदा है? ये जो बार बार ये कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि ये खुद भी संजीदा नहीं है और ज़ाहिर है फिर ये खुद भी डाइवर्ट होते रहते हैं जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते नहीं? जी देखें जावेद इकबाल साहब, बात यह है कि जहाँ तक हम ताल्लुक़ है अपोजिशन की संजीदगी का, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक सिर्फ वाक़या हुआ कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर बने, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये सिलेक्टेड अपोजिशन लीडर हैं। आप देखें ना कि इनमें किस हद तक संजीदगी है। अगर ये इत्तेहाद जो है वो आगे बढ़ना चाहता तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं किया। एहसन इकबाल साहब ने जो ट्वीट किया, जो गुफ्तगू की, वो भी आपके सामने है। तो इस सारी सूरत हाल में एक तो ये है कि ये खुद एक पेज पर नहीं है पीडीएम वाले, और आज जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, वो ये जितना मर्जी कहते रहें, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के जो को चेयरपर्सन हैं आसिफ जरदारी साहब, वो बड़े समझदार आदमी हैं। उन्होंने बिलावल साहब को कहा होगा कि बेटा अभी ज़रा हथौला रखना, हम इनको कोई और गोली खिलाएंगे, मीठी किस्म की टॉफ़ी शॉफ़ी देंगे नून लीग वालों को। अच्छा। तो बात यह है, देखें, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, तभी मुल्क मसाइल से निकल सकता है। और फिर कवानीन में तरामीम के लिए भी हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत बड़ी ज़रूरी है। ये इंतखाबी इस्लाहात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जितने भी इंतखाबात हुए सब पर उंगली उठती रही, सब लोग कोई ना कोई हारने वाले एतराज़ उठाते रहे। तो इसलिए ये बेहतर तरीका है कि आप बैठकर एक तय करें। ये देखें, पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे उनका तकर्रर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया था, जिन्होंने 2018 में इलेक्शन कराए, तो उस पर भी उनको एतराज़ था। पीटीआई तो उस प्रोसेस में शामिल नहीं थी। अब आप देखें कि ये जो पीडीएम के साथ हुआ है कल, मोहतरम चटान साहब ने अभी फरमाया कि वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो उन पुलिस अफसरों की मुतनाज़ा शख्सियत थे। बिल्कुल। तो जनाब पीपल्स पार्टी ने बड़ी खुशी से जनरल ज़ियाउल हक साहब के सियासी जानशीन जनाब नवाज शरीफ साहब को, जो फैसल मस्जिद में ज़ियाउल हक साहब की कब्र पर खड़े होकर भुट्टो साहब के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, उनको सीने से लगाया। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का तो पेशा है वकालत, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसे ही एक बहाना है। लेकिन अगर असूल की बात की जाए, जमहूरियत की बात की जाए, तो पीपल्स पार्टी बिलाशुबा सेनेट में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, और अपोजिशन लीडर जो है
वो पीपल्स पार्टी का ही होना चाहिए था। ठीक। जहां तक उस मुआहदे का ताल्लुक है जिसकी जिक्र, उस वाले से कोई तहरीरी मुआहदा नहीं हुआ था। वो एक बातचीत थी कि अगर यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन जाते तो उस सूरत में तो मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन लीडर आ जाता। अब जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के चेयरमैन नहीं बने तो ये कैसे मुमकिन है कि भाई जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उसी की नफ़ी करते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से तो 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ मीडिया ब्रीफिंग में जो ये सवाल हुए, उन्होंने बड़े सख्त जवाब दिए कि जी ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो तयशुदा बात है। भाई किस तरीके से तयशुदा बात है? यानी असूली बात है, यूसुफ रजा गिलानी साहब 21 वोट घर से लेकर चल रहे हैं। नून लीग के पास 17 वोट हैं, उनमें से भी एक बाहर बैठे हुए हैं, इसहाक डार। तो ये इनका क्लेम ही नहीं बनता था नून लीग का अपोजिशन लीडर पर। अब आप देखें उन्होंने किस किस्म के इल्जामात लगाए जिस पर पीपल्स पार्टी अभी तक खामोश है। उसकी वजह क्या है? जो मीठी गोली जरदारी साहब को नहीं बना रहे हैं इनको देने के लिए। ठीक है कि मरियम नवाज साहबा ने आज कहा कि इन्होंने बाप के वोट लिए, और फिर आप देखें कि ये तो पता है, सेनेटर साहब को भी पता है, चटान साहब को भी पता है कि जिन लोगों ने भी यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिए उनमें से कोई भी बाप का मेंबर नहीं है। ठीक। वो आज़ाद हैसियत में वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनकी मर्जी, जिसको मर्जी वोट दें। ठीक। अगर चेयरमैन सेनेट में वो संजरानी साहब को वोट देते हैं, अपोजिशन लीडर के लिए गिलानी साहब को वोट देते हैं, तो ये मेंबर का राइट है। एक तरफ तो हम कहते हैं अगर देखें गिलानी साहब नेशनल असेंबली से पीटीआई के वोट खराब करके जीत जाएं वो जमहूरियत है। अगर गिलानी साहब हार जाएं सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब और फिर ऑपोजिशन में वो ऑपोजिशन लीडर बन जाए, तो वो ठीक है, वो ठीक है। ये देखें, ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। ये मेंबरान ने फैसला किया, अपोजिशन लीडर बनाया गिलानी साहब को, उन्हें खुश दिली से तस्लीम करना चाहिए। लेकिन ये जो है ना, ये आप देखेंगे ये चलेगा नहीं सिलसिला। ठीक। पीडीएम वाला जितनी मर्जी कोशिश कर लें पीपल्स पार्टी वाले, ये चलेगा नहीं। आज उन्होंने यहां तक कह दिया, जब उनसे कहा गया कि जी उनका अपोजिशन तो जेयूआई और मुस्लिम लीग नून है और जो जमातें हमारे साथ हैं वो हैं, यानी वो पीपल्स पार्टी और एएनपी को अब अपोजिशन में भी शुमार नहीं करते। ठीक है, ठीक है। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और क्या पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, इसमें पीडीएम के सरबराह का क्या किरदार होगा, और क्या इन्हीं मामलात को या इन्हीं मामलात से बचने के लिए कि खुफिया बैलेटिंग के जरिए अजीबो गरीब नताइज सामने आ जाते हैं, क्या इंतखाबी इस्लाहात न की जाएं? इस पर क्या रवैया है अपोजिशन का और हुकूमत का क्या किरदार है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर जाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वजीर आला बलोचिस्तान की जेर क़यादत हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से NCOC की गाइडलाइंस के मुताबिक पहले मरहले में तरजीही बुनियादों पर 22,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की कामयाब वैक्सीनेशन के बाद अब दूसरे मरहले में 60 साल से ज्यादा उम्र के तकरीबन 6 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। अवाम उन्नास की सहूलत के लिए महकमा सेहत के माहिर डॉक्टर्स की जेर निगरानी सूबा भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स का कायम। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर SMS करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाकर खुद को और मुआशरे को महफूज बनाएं। याद रखें, ये वैक्सीन महफूज और आलमी इदारों से मंजूर शुदा है। अफवाहों पर कान न धरें और इस मुहिम में हुकूमत बलूचिस्तान का साथ दें। कोरोना एक वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। महकमा इत्तलात, हुकूमत बलूचिस्तान। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर जाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इक़सात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक।
प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ओन अब्बास साहब, ये जो कुछ हुआ है सेनेट के इंतखाबात के दौरान, इसी से बचने के लिए ही तो आपकी हुकूमत ने रिफॉर्म्स की बात की थी और खुसूसन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की थी, और आज भी फवाद चौधरी साहब ने यही कहा है कि सबसे पहले आए हम शुरू करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से और फिर हम आगे जाएंगे, मजीद भी बात करेंगे। इससे पहले मैं रिस्पॉन्ड कर लूं, चट्टान साहब ने जो गुफ्तगू ब्रेक से पहले की थी, वैसे मैं वैसे हैरान हूं कि हमें सारे इखलाकियात का इतना बड़ा दर्स देते हैं इतने मौजूदीन पुराने सीनियर्स सेनेटर्स और पॉलिटिकल लोग, और इनकी अपनी इखलाकियात कैसी हैं कि अगर मैं अपनी गुफ्तगू को आगाज ऐसे करूं कि बिलावल हंसता कैसे है और बोलता कैसे है और चलता कैसे है और कौन कौन सी इसकी अदाएं जो है वो कौन कौन सी लची लोगों से मुमासरत रखती है, तो इनको फौरन माइंड कर जाएंगे। जब ये मेरे लीडर के बारे में गुफ्तगू करके और उनके नाम के आगे उनका मजाक पूरा तमस्फर हो जाते हैं, इनकी पता नहीं अपनी इखलाकियात किधर जाती हैं। आई थिंक दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम सच कमेंट्स। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर एक इमरान खान है और उसी के विजन के तहत ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है। आप अपनी लीडरशिप को चेंज करने के बारे में जरूर सोचें कि अगर मेरे लीडर के अकाउंट में 8 अरब रुपए स्विट्जरलैंड की किसी बैंक में पड़े होते और वो यहाँ से चोरी करके गया होता, या उसकी 9 शुगर मिलें सिंध में पड़ी होती और हर शुगर मिल इस वक्त हराम के दफे कमा कमा के अरबों रुपए की जायदादें बना के बैठा होता, तो शायद मैं पीटीवी के पॉलिटिकल शो पे उसको डिफेंड ना कर पाता, मेरे में इतनी इखलाक की जरूरत ना होती। अब मैं चाहता हूं सर रिफॉर्म्स की तरफ। रिफॉर्म का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी रिफॉर्म्स में नहीं आएंगी। मैं आपको क्लियरली बता दूं, उसकी वजह सिंपल है। हम उससे ये चाहते हैं कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पे आ जाएं। इनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पसंद ही नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके जहां जहां पे वोट बैंक्स है वहां इनकी पूरी एक जगह और एक बदमाशी का एक पूरा चैप्टर होता है। सिंध की मिसाल ले लें, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीनें सिंध में जाके लगा दूं और लोग अपनी मंशा और मर्जी से वोट डालना शुरू कर जाए, तो सिंध में कभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आएगी। यही जीटी रोड की जो जमात है नून लीग का भी यही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पे नंबर 2 नहीं जाएगी। नंबर 2, हमने इन्हें कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने की ड्राइव दी जाए। ये कभी भी नहीं देंगे। 80 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त दुनिया में बैठा है जिसकी 90% जो राय है कि वो इमरान खान को वोट देगा। ये कभी भी उसको वोटिंग राइट नहीं देंगे। इनको पता है कि उस 80 लाख में से 70 लाख लोग इमरान खान को वोट देके कामयाब करा देंगे। तीसरी चीज है शो ऑफ हैंड, जिसपे हम 12 पिटते रह गए कि आप शो ऑफ हैंड पे आ जाइए। ये जो सीक्रेट बैलेट का कॉन्सेप्ट है, इसमें वो हो सकता है, इसमें मंडियां लग सकती हैं, लोग बिक सकते हैं। इन्होंने पहले भी हमारी बात मानी थी, अब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको पता है कल को मंडी लगाने के पैसे भी सिर्फ इनके पास मौजूद हैं। एटीएम वाली मशीनें भी इनके पास मौजूद हैं। मेरे जैसे बंदे सफेद पोश बंदे तो सिर्फ 20-20 हजार भर के सेनेट में गए बैठे हैं। इनके लोगों से पूछे कितने करोड़ों रुपए अपने लीडरों को देके उसके बाद सेनेट की टिकटें परचेज करते हैं। ये शो ऑफ हैंड पे भी कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब जमीर की आवाज की बात आई, वो शख्स जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी से सीट लेके आएगा वो शायद अपनी जमीर की आवाज को उठा ना सके, क्योंकि इतने पैसे भरने के बाद उसका बिकना तो ठहर ही गया। सो ये लोग कभी यहाँ पे सीरियस होकर नहीं बैठेंगे। शाम को 8 से लेके 11 के दरमियान टॉक शोज करके बड़ी बड़े बुलंदोबाग दावे अदन करना बहुत आसान है। इस मुल्क की मट्टी से प्यार करने के लिए इस मुल्क के साथ होना एक जैसा जरूरी है। ना मेरे लीडर की बाहर जायदादें हैं, ना मेरे लीडर के बाहर एसेट्स हैं। ये वो लोग हैं जो बैठ के अपने पॉलिटिकल लीडर्स को कंटेस्ट करते हैं। यकीन जानिए, मैं जब पूछता हूं ना कि मेरे लीडर की कौन सी सलाहियत है, तो 2-3 सलाहियतें ऐसी हैं जिनमें इनका मुकाबला ही नहीं। वो अल्लाह रसूल से प्यार करता है, इस पे कोई शक नहीं, उसको इस मट्टी से प्यार है। और तीसरा, जब वो इन चोरों को पकड़ने के लिए जाता है तो जावेद भाई आप और मेरे जैसे तो कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। हम मट्टी फेंक देंगे यार, मट्टी पाओ हुकूमत कर देते, वो इनको माफ नहीं करेगा। इन तीनों में से एक सलाहियत इनके लीडर की नहीं है। आप ये चट्टान साहब से पूछें कि आप जरदारी साहब की एक क्वालिटी बता दें जिसकी वजह से आपका लीडर है, यकीन जाने अगले 10 मिनट में आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो मेरा केस इतना ही, बाकी अब चट्टान साहब फरमाएंगे जो फरमान चाहते हैं। नहीं चट्टान साहब, लेकिन अच्छा मामला यह है कि हम तो जातियात की बात करते ही नहीं है और न करनी चाहिए। आप ये ओन अब्बास साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं। मामला यह है कि इश्यूज पे बात करनी है, हमें मामलात को आगे लेके चलना है। अब सेनेट का जो मामला था ये वहीं पे शुरू हुआ था, खुफिया बैलेटिंग, ओपन बैलेटिंग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों ने साथ नहीं दिया, यानी ऑपोजिशन ने जो पीडीएम की शक्ल में थी उसने साथ नहीं दिया। चट्टान साहब 7 वोट हफीज शेख साहब के ज़ाया हुए, फिर अगले इलेक्शन में 7 वोट आपके ज़ाया हो गए, फिर उसके बाद आपका अब ऑपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बन गए, मुस्लिम लीग नून नाराज़ है, पीडीएम इस वक्त जो है वो टूटने के धाने पे पहुंची हुई है। मामला यह है कि अब ऑपोजिशन आप करेंगे, ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून करेगी, क्योंकि हुकूमत तो ये कहती है कि हमारे नज़र में अब पीडीएम नहीं रही
اور اب جو وزیر اعظم صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا، اسپیکر صاحب نے پارلیمانی جو رہنمائے ہیں، جماعتوں کے سربراہان ہیں، ان کو خط لکھا کہ آئیں، بیٹھیں، مذاکرات کریں، بات چیت کریں. آپ کی جماعت تو خود چٹان صاحب مذاکرات پر یقین رکھتی ہے اور پارلیمان اور جمہوریت کی بات کرتی ہے، نظام کی بات کرتی ہے. نون لیگ اور جے یو آئی کو بھی آپ یہ کہتے رہے. اب آپ آگے بڑھیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور بات چیت اپنے ہاتھ میں لیں. اب اپوزیشن میں بھی آپ ہیں، ظاہر ہے پی ڈی ایم میں بھی آپ ہیں. بات چیت کے لیے دروازے کھولیں اور انتخابی اصلاحات کریں. دیکھیے جی، حکومت کے جو سنجیدگی ہے مذاکرات کی، اس پہ تو میں نے تفصیل سے کہہ دیا، اس پہ میں دوبارہ ریپیٹیشن نہیں کر سکتا ہوں. اور چودھری صاحب، میں نے پہلے کہا یہ باتیں بہت اچھے کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں 3 سال یہ لوگ جو رہے حکومت میں، اور ابھی تک ایک بندے کو کرپشن پہ ان لوگوں نے سزا نہیں دی. ایک بندہ یہ نہیں بتا سکتے، بلکہ جو لوگ انہوں نے الزامات کی بنیاد پہ پکڑے تھے، ایک کو عدالتوں نے ضمانت دی، اور ہر ایک ضمانت کے ساتھ جو الفاظ آئے ہیں اس کے عدالتوں کے، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ عدالتوں نے کیا کہا ہے کہ نیب کا ادارہ یہ تو ایک ٹول ہے انتقام کا. ایک اور رانا صاحب نے بھی کہا، رانا صاحب سے بھی بہت احترام کے ساتھ چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ٹوٹ ہے اور کرپشن ہے، اور جو اتنے پیسے دی کے ووٹ خریدتے ہیں. اون عباس صاحب ہیں، یہ اون عباس صاحب ہیں، اون چودھری نہیں ہے چٹان صاحب. اون عباس وفی صاحب ہیں، سینیٹر اون عباس وفی صاحب. ایک سیکنڈ، مجھے ایک سیکنڈ دے دیں. جی جی. چودھری صاحب اتنا عرصہ نہیں گزرا ہے. اون چودھری صاحب نہیں، اون عباس صاحب ہیں. اون چودھری صاحب دوسرے ہیں، یہ اون عباس سینیٹر اون عباس وفی صاحب ہیں. سوری اون عباس صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں آپ کی پارٹی کے لوگ نکلے اور کس پہ الزامات لگائے کہ 75 کروڑ کی ٹکٹ بیچا ہے. کیا پیپلز پارٹی کی کسی بندے پہ کسی نے کوئی اس طرح کا الزام لگایا ہے؟ پھر کراچی میں آپ کے لوگ نکلے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے ان سے 35 کروڑ روپے لیے اور اس کو جو ہے ٹکٹ ملا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ فیصل واڈا میں کیا کراچی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ورکر نہیں ہے. فیصل واڈا میں ایسا کون سی سرخاب کے پر لگے اگر پیسے کو ہٹا دے، اگر اے ٹی ایم کو ہٹا دے، اے ٹی ایم کے علاوہ اس کے پاس ایسے کون سی سرخاب. چٹان صاحب 7 ووٹ تو آپ کو بھی ملے ہیں نا قومی اسمبلی کے اندر. یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی 7 ووٹ ملے ہیں. آپ وہ کس کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ادھر ہو رہا ہے تو پھر وہ خراب ہے، ادھر ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے. تو بھائی کیا ایسے فیصل واڈا میں ہے کہ فیصل واڈا کو ایک بار آپ نے منسٹر بھی بنایا، ایم ایل اے بھی بنایا، پھر سینیٹر بھی بنایا. بھاشن دینا بہت آسان ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. آپ لوگوں کے بہت اچھے حالات ہیں لیکن وہ فیس بک پہ ہیں، وہ ٹویٹر پہ ہیں. باہر کے حالات یہ ہیں کہ چین 110 روپے سے اوپر ہے. باہر کے حالات یہ ہے کہ ملک کو آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا اور اسٹیٹ بینک کو پاکستان سے آپ آزاد کر کے اس کو آپ آئی ایم ایف کے قبضے میں دے رہے ہیں. باہر کے حالات یہ ہیں کہ آپ نے جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا اور کرپشن کے ہر ہفتے یعنی جو بھی کا کھل جاتا ہے. پیٹرول آ گئی تو آپ کے مافیا کا اسکینڈل آ گیا، چینی میں اسکینڈل آ گیا. ابھی اللہ کا خوف کرے آپ میڈیسن میں ان لوگوں پہ تو رحم کھائے. یہ کورونا کے لوگوں میں رانا صاحب نے کہا تھی کہ رانا صاحب اگر کوئی مناسب قیمت پہ لا کے دیتے ہیں، یہ غریب کا بھی ضرورت ہے. دیکھو جب غریب بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ اسپتال جاتے، زمین بیچتا ہے، گائے بھینس بیچتا ہے، لیکن اپنا علاج کرتے ہیں. جس کے ماں باپ ضعیف ہے، چاہے وہ 10,000 کا ہو 15,000 کا ہو، یہ صرف سرمایہ دار نہیں لگائیں گے، یہ غریب بھی لگائیں گے. اور حکومت کے پاس کہاں ہے؟ حکومت نے تو بیچ کے 5 لاکھ لائے تھے، بس ختم ہو گئی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ بھاشن دینا یہ بہت آسان ہے. بھاشن تو آپ لوگوں نے تو تبدیلی کا وعدہ کیا تھا کہ تبدیلی آئے گی، 20 کروڑ اس کے منہ پہ ماریں گے، 2 ارب اس کے منہ پہ ماریں گے. کہاں پہ آپ لوگوں نے مار دی؟ اچھا ویکسین اور بھی آ رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اتنے لاکھ ویکسین لائی ہے، ویکسین اور بھی آ رہی ہے. ویکسین بالکل آ رہی ہے. چٹان صاحب آپ کے جو تحفظات ہیں ویکسین کے حوالے سے، میں وہ بتا دوں آپ کو کہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین مزید بھی آ رہی ہے چائنا سے. لیکن رانا صاحب معاملہ یہ ہے کہ بلاول صاحب نے کہا مسلم لیگ نون کو، آج جب مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی
تو بلاول نے کہا کہ آپ ٹھنڈا پانی پیے اور لمبے لمبے سانس لیں، نون لیگ کو کہا. تو یہ کس طرف اشارہ ہے کہ کیونکہ اب نون لیگ تو یہی چاہے گی کہ وہ جے یو آئی اور یعنی مولانا فضل الرحمان کو یہ کہے کہ آپ پیپلز پارٹی سے وضاحت طلب کریں، اور پھر شاید اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو آپ خدا حافظ کہیں. تو یہ کس طرف معاملہ جائے گا؟ دیکھیں یہ بڑی گہری بات کی ہے بلاول نے، لمبے سانس لینے والی، پانی پی کر. اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی آپ آہوزاری کریں. اب ٹھیک، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اپوزیشن لیڈر بننا تھا یوسف رضا گیلانی نے، وہ بن گئے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جاوید اقبال صاحب، مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا چند دن پہلے جس میں انہوں نے بلاول پر طنز کیا تھا. اس کے بعد بلاول صاحب نے جواب دیا کہ لاہور کا ایک سیاسی خاندان سلیکٹڈ رہا ہے ماضی میں. وہ کس کی طرف اشارہ تھا وہ سب کو پتہ ہے. اس کے بعد اب جیسے میں نے آپ کو بتایا رانا ثناء اللہ صاحب نے سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر کہہ دیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو. آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی یہ حکومت کی سرپرستی میں اپوزیشن لیڈر بنے، اور انہوں نے بیانیے کو روند ڈالا. تو یہ جو گفتگو ہے اس کے بعد پی ڈی ایم جو ہے وہ عملی طور پر تو موجود نہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کس طریقے سے اس کو سارے معاملے کو لیتے ہیں، کیسے ان کو ساروں کو اکٹھا بٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. پی ڈی ایم میں دیکھیں جو 10 جماعتی یہ اتحاد ہے یا 11 جماعتی، اس میں سے آدھی سے زیادہ کا تو پارلیمنٹ میں کوئی نمائندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حکومت تو ظاہر ہے ان لوگوں سے، ان جماعتوں سے بات کرے گی نا جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے، کیونکہ قانون سازی کے لیے انہی کی ضرورت ہے نا. ٹھیک. جن لوگوں کی پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں، وہ ایسے ٹانگے کی سواریاں ہیں، ان کو کیا کرنا. تو یہ جو بات ہے کہ جی حکومت سنجیدگی، دیکھیں عمران خان صاحب نے بلا شبہ اس ملک میں کوشش کی ہے ایک تبدیلی لانے کی، لیکن اس میں رکاوٹیں جو ہیں وہ طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں. پچھلے 1 سال کے دوران یہ کووڈ کا مسئلہ بہت ہی سنگین مسئلہ رہا ہے اور ابھی تک موجود ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ابھی ان کو 3 سال بھی پورے نہیں ہوئے، میں کوئی ان کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی اگست میں ان کو جا کر 3 سال ہوں گے ان کی حکومت کو. تو وہ تبدیلی لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بتائے کہ 3 سال میں یہ کیا ہے کم از کم، اور کچھ نہیں کر سکا، یہ کیا ہے. چٹان صاحب میں دیکھیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا. دیکھیں 13 سال ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو سندھ میں. انہوں نے کون سی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں وہاں پر؟ کیا لوگوں کو سندھ کے لوگ آج بھی کس قسم کرسی میں ہیں؟ روز وہاں پہ کتے کے کاٹے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں. وہ ایم پی ایز معطل بھی ہو رہے ہیں ساتھ میں. تو یہ صورتحال جو ہے، دیکھیں میں تو ایک بات آنیسٹلی کی، آپ کے لیڈر نے یہ بھٹو صاحب کی برسی کی تقریبات منسوخ کی، میں نے کہا یہ بہت اچھا فیصلہ زرداری صاحب کا. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں سیاست ایک طرف رکھیں، صحت عوام کی دوسری طرف رکھیں، اور اس پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ ہوا جاوید اقبال صاحب، میں آپ کو بتاؤں شوکت خانم ہسپتال ہے نا، جی جی، یعنی میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج بھی وہاں غریب آدمی کا مفت علاج ہوتا ہے، اور زیادہ تر غریب لوگوں کا علاج ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہاں میرٹ پر ہوتا ہے. میں نے خود ذاتی طور پر 162 ارب کے اثاثے کہاں سے بنے؟ ٹھہرے دو ایک منٹ، چٹان صاحب بات سن لیں. میں عرض کر رہا ہوں جی جی، لیکن کس قدر بدبختی ہے کہ ہم سیاست کی خاطر ایسے قومی اداروں کو بھی، وہ کوئی عمران خان صاحب کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، وہاں پہ غریب، اور سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں آج بھی آپ ریکارڈ چیک کر لیں تو وہاں پہ لاہور کے شوکت خانم ہسپتال میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کا علاج ہوا. وہ دعائیں دیتے ہیں عمران. اچھا رانا صاحب، میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل جو میرا تجربہ ہوا بڑا مختصراً میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ 2011 کی بات ہے، میں عمران خان صاحب کے ساتھ، اس وقت ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں تھے، زمان پارک ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. ان کے فرسٹ کزن ان کے پاس آئے، اور ان کا کوئی پیشنٹ تھا، اور انہوں نے ریکویسٹ کی عمران خان صاحب کو، یہ میرے سامنے کی بات ہے، اس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا، کہ آپ مہربانی کر کے ڈاکٹر فیصل کو فون کر دیں، یہ پیشنٹ ہے، اس کی سفارش کر دیں تاکہ وہ ان کو دیکھ لیں. اور وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا جو شوکت خانم کے حوالے سے جو ایس او پی ہے اس میں کسی بات میں انٹرفیئر نہیں کرتا، اور میں کسی کو فون نہیں کرتا. اور وہ اسی طرح وہاں سے وہ چلے گئے، انہوں نے فون نہیں کیا. اون عباس صاحب، معاملات یہ ہیں کہ ہمیں بہرحال ایک ٹرانسپیرنسی کی طرف تو جانا ہوگا، احتساب کی طرف ہمیں جانا ہوگا،
اور شفاف احتساب، تاکہ اس پہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی سوالات نہ اٹھائے، اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے جن اصلاحات کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ہمیں بہتری کی طرف جانا ہوگا اور ان کو بٹھانا ہوگا۔ حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بٹھائے اور بات چیت کرے۔ میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کر دوں، اور نیگیٹو کمنٹ نہیں کروں گا، پھر چٹان صاحب پھر مسکرانا شروع کر دیں۔ اگلے ان کے 10 سال اسی مسکراہٹ میں گزر جائیں گے، میں آپ کو پہلے بتا دوں، اگلے 10 12 15 سال انشاءاللہ ایسے ٹاک شوز ہی کریں گے اور صرف مسکراتے ہی رہیں گے یہ لوگ۔ میں بیت المال کو ہیڈ کرتا رہا ہوں جی، تو پچھلے دنوں نا کے پی کے اندر ہم نے نا ہیلتھ کارڈ ایشو کر دیا۔ ابھی انہوں نے پوچھا نا کیا کیا ہے، 4 کروڑ لوگوں کو کے پی گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ ایشو کر دیے۔ یقین جانیں گے ہمارا بجٹ تھا تقریباً بیت المال کا کے پی کے جو ہیلتھ کے لیے رکھا تھا وہ تقریباً کچھ 60 کروڑ کے قریب تھا۔ یقین جانیں گے اس سال 8واں مہینہ گزر گیا، میں نے اپنے ڈائریکٹر بیت المال کے پی کیو کو شو کاز لیٹر ایشو کیا تھا کہ تم ہیلتھ کے کیسز تمہارے کے پی کے سے نہیں آ رہے۔ اس نے کہا کہ سر جب سے صحت کارڈ ایشو ہوا ہے لوگوں نے بیت المال میں آنا بند کر دیا ہے۔ سر اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، یہ 100 مسکرا لے سر۔ بیت المال میں لوگوں نے کے پی کے اندر صحت کے لیے میڈیکل اسسٹنس کے لیے درخواستیں دینے بند کر دی ہیں۔ اس طریقے سے چیزوں کو سرو کیا جاتا ہے۔ میں اس طرح کی 10,000 ایگزامپل اور دے سکتا ہوں، یہ جو ایک جملے میں آپ بتا دیں مجھے، بس وقت ختم ہو گیا اور عباس صاحب ایک جملہ آخری آپ کہہ دیں تاکہ بس آخری یہ ہے کہ سر اس گورنمنٹ کے لیے، اس ملک کے لیے کم از کم اب بیٹھ جائیے، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم آپ کے ساتھ ریفارمز کے لیے تیار ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں، کچھ قانون سازی کرتے ہیں، لیجسلیشن کرتے ہیں۔ صرف اس 2023 میں انشاءاللہ الیکشن ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور اس میں پتہ چل جائے گا ہم کس کو مینیفیسٹو دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اون عباس وپی صاحب آپ کا، اخندزادہ چٹان صاحب آپ کا، اور رانا طاہر صاحب آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پروگرام شاہراہ دستور سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔